हेलो बच्चों, नमस्कार। बालो तो इंग्लिश एग्जाम के बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम है इकोनॉमिक्स का। तो बहुत सारे बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ भी रखा है और बहुत सारे बच्चों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, तो प्रॉब्लम बहुत सारी है। और जिन बच्चों ने पढ़ भी रखा है उनको अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि पूरा इकोनॉमिक्स रिवीजन कैसे किया जाए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए लाया है पूरा माइक्रो और मैक्रो का रिवीजन इन वन शॉट। मतलब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या? आज इस वीडियो में आपको मिलेगा माइक्रो और मैक्रो के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन वन शॉट। मतलब एक वीडियो आप देखोगे और सारा बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रखा है। तो आप ये वीडियो देख सकते हो जिससे आपका ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से कवर अप हो पाएगा और एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो चलिए लेट ना करते हुए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो मेरे होनहार बच्चों, सबसे पहला टॉपिक है हमारा आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए, मैं हर एक टॉपिक को शॉर्ट में बताता चला जाऊंगा, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन सारा कुछ कवर अप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? तो याद रखोगे, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मानव की क्रियाएं जो हैं, आवश्यकताएं जो है, वांट्स जो है, वो अनलिमिटेड होती है, वो लिमिटेड नहीं है। बट रिसोर्सेज, संसाधन जो है वो लिमिटेड है। तो याद रखोगे, अनलिमिटेड वांट्स की वजह से हमारे पास स्कार्सिटीज होती है। स्कार्सिटी मतलब कमी, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा चीजें हो, ज्यादा से ज्यादा सामान हो। तो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीजें की जाती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हम मानव की आवश्यकताएं जो है वो अनंत है, लेकिन हमारे पास संसाधन क्या है? सीमित है। इसके लिए है इकोनॉमिक्स जो क्रियाएं करता है मानव की संतुष्टि के लिए, ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती है वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। जिसमें किया क्या जाता है? तो याद रखोगे, इसमें किए जाते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, हम सबसे पहले गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो आपको चाहिए हम वो सामान बनाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम लोगों को बनाने के लिए कैपिटल गुड्स, मशीनरी की जरूरत पड़ती है। तो प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट। फिर हम लोग करते हैं एक्सचेंज, हम लोग सामान को खरीदते और बेचते हैं और उससे हम लोगों का कंजम्पशन होता है, सेटिस्फैक्शन होता है। तो याद रखोगे, इसमें क्या क्या आता है? हम लोगों का आता है प्रोडक्शन, हम लोगों का आता है इन्वेस्टमेंट, हम लोगों का आता है एक्सचेंज और लास्टली आता है कंजम्पशन। ठीक, ये चार चीजें मिलकर बनी हुई है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आप इसको लिख सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सर, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है? तो याद रखोगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो डेटा और फैक्ट बेस्ड है। मतलब अभी जो हो रहा है वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, और आगे जो होने वाला है, जो ओपिनियन बेस्ड है, वो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? आप लोग सबको पता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। ये फैक्ट बेस्ड है, सबको पता है ना, कोई नहीं बोल सकता ना कि राहुल गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है, तो कोई बोलेंगे योगी जी, कोई बोलेंगे मोदी जी, कोई बोलेंगे राहुल गांधी जी, कोई बोलेंगे इंदिरा गांधी जी। ये आपका सजेशन है, कहने का मतलब है ये कौन सा इकोनॉमिक्स हुआ? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो दो तरह के इकोनॉमिक्स हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। याद रखोगे कि अभी जो हो रहा है फैक्ट बेस्ड है, डेटा बेस्ड है, वो पॉजिटिव, और आगे जो होने वाला है जो ओपिनियन बेस्ड है, व्हाट आउट टू बी या शुड बी, जो होगा या होने वाला है, वो हमारा क्या हो गया? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया? तो जो फैक्ट बेस्ड है वो पॉजिटिव, जो हमारा ओपिनियन बेस्ड है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहलाता है। शॉर्ट में याद रखेंगे, और बाकी आप इसको बुक्स में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का और क्या है सर? इसमें माइक्रो एंड मैक्रो। आपको ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से कर लेनी है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है सर? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा, वो माइक्रो हो या मैक्रो हो। समझ में आ गई बातें? इसमें डिफरेंस बिटवीन जरूर कर लें।
आपको इंडिविजुअल माइक्रो भी आ सकता है, मैक्रो भी आ सकता है, या इन दोनों में डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। तो आपको तो पता ही है, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स। जब भी हम लोग स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स की तो उसको माइक्रो कहते हैं, जब भी एग्रीगेट यूनिट्स की करते हैं तो उसको मैक्रो कहते हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स इतना वास्ट हो गया था समझना, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, आपको पता है। अच्छा, ह्यूमन के साथ साथ कलेक्टिव वांट्स भी होते हैं। अच्छा सर, ये कलेक्टिव वांट्स क्या है? एक इंसान या तो अकेला गुड्स चाहता है या तो ग्रुप ऑफ पीपल उस गुड्स का डिमांड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लासरूम में एसी लगा दूं, अगर मैं क्लासरूम में एसी लगा दूं तो उस एसी की हवा क्या एक बच्चे को लगेगी या सारे बच्चों को लगेगी? सारे बच्चों को। तो सारे बच्चों का डिमांड था कि सर गर्मी है, एसी लगा दीजिए। इसको कलेक्टिव वांट्स कहते हैं। समझ में आ गया? इंडिविजुअल वांट्स नहीं, इसको कलेक्टिव वांट्स कहते हैं। तो याद रखोगे, वांट्स जो होते हैं या तो हमारे इंडिविजुअल होते हैं, या तो हाउस होल्ड होते हैं, या तो कलेक्टिव होते हैं। ये बहुत सारे वांट्स होते हैं। इसीलिए इसको समझने के लिए रैगनर फ्रिश, याद रखोगे, रैगनर फ्रिश ने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांट दिया। एक का नाम रखा माइक्रो इंडिविजुअल के लिए, और एक का नाम रखा मैक्रो। आपका ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि माइक्रो का निर्माण किसने किया, या उसका जन्म किसने दिया, उसके जन्मदाता कौन है, या मैक्रो शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया? तो याद रखोगे रैगनर फिश। रैगनर फिश ने माइक्रो मैक्रो को अलग किया है। समझ में आ गई बातें? और ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। माइक्रो इंडिविजुअल को डिनोट करता है और मैक्रो एग्रीगेट को डिनोट करता है। माइक्रो क्या है? प्राइस थ्योरी है, आप इससे प्राइस डिटर्मिनेशन कर सकते हो। ये इनकम थ्योरी है, इसमें आपका डिमांड और सप्लाई दिखाया जाता है। इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दिखाया जाता है। समझ में आ गई बातें? अच्छा, ये वीडियो पूरा का पूरा आप अच्छे से देखें और बार बार इसको रिपीट करके देखें, ताकि आपके माइंड में ये आ जाए कि हमको लिखना क्या है। समझ में आ गई बातें? तो सारे पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान से देखोगे। हर एक चैप्टर का हर एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताने वाला हूं, जो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब में कवर करेगा। याद रखें। तो माइक्रो और मैक्रो के बाद हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए, चलिए हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मतलब तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। इकोनॉमी क्या होती है? अर्थशास्त्र। याद रखोगे, हमारे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं और रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं। तो उसके लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो यहां पर इकोनॉमी को बताया गया है कि हमारे यहां रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कैसे किया जाए, इसके लिए 3 तरह के इकोनॉमी बनाई गई है। ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत हेल्प करेगा। याद रखोगे, 3 इकोनॉमी आपको दिख रही होगी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। मैं शॉर्ट में बता दूं, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, सोशलिस्ट समाजवादी एंड मिक्स्ड मिश्रित। जब एक इकोनॉमी प्राइवेट हाथों में होती है, जब एक इकोनॉमी प्राइवेट हाथों में होती है तो उसको कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी इकोनॉमी कहते हैं। जब एक इकोनॉमी सोशलिस्ट, देखिए समाजवादी, समाज के बारे में कौन सोचता है? गवर्नमेंट। तो जब एक इकोनॉमी गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है, गवर्नमेंट के हाथों में होती है, तो समाजवादी मतलब सोशलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट मतलब प्राइवेट हाथों में, सोशलिस्ट मतलब गवर्नमेंट के हाथों में। और जब एक इकोनॉमी दोनों मिलकर चलाते हैं, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर चलाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। शॉर्ट में समझ में आ गया? तो कैपिटलिस्ट प्राइवेट, सोशलिस्ट गवर्नमेंट, और दोनों मिलकर चलाएगी तो मिक्स्ड इकोनॉमी। समझ में आ गया? इससे आ सकता है आपका क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? तो याद रखोगे, इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं, हमारे चुनने का प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों होता है, ये हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप यहां पॉइंट्स भी देख सकते हो। तो याद रखना आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, शॉर्ट में बता देना हूं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि हमारे वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो पहला पॉइंट है अनलिमिटेड वांट्स। अगर इसको हिंदी में आप लोगों को लिखना है तो आप लिख सकते हो असीमित आवश्यकताएं। पहला पॉइंट हो जाएगा असीमित आवश्यकताएं। देखिए मैं सबका हिंदी भी बताता जा रहा हूं, तो जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में नोट डाउन करते जाएं। तो आर्थिक समस्या का पहला पॉइंट आप लिख सकते हो असीमित समस्याएं। चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा, हम ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा घर चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है सर? लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, हमारे पास जमीन कम है, हम लोगों को घर चाहिए 5 बिल्डिंग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? जंगल काट रहे हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, लकड़ियां के यूजेस क्या है? हम लोग लकड़ियां काट रहे हैं घर बनाने के लिए, बनने में लगते हैं 10 साल, काटने में लगते हैं 1 मिनट।
तो याद रखोगे लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम है। ठीक, तो पहला हो गया अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा हो गया लिमिटेड रिसोर्सेज। इसको हिंदी में कहते हैं सीमित साधन। याद रखोगे सीमित साधन, हमारे पास साधन जो है वो सीमित हैं। अच्छा, तीसरा क्या है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉब्लम कहां से आ रही है सर, क्योंकि सबके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। लकड़ी का यूज एक जगह नहीं है, लकड़ी का यूज कहां है, पेंसिल बनाने में, कॉपी बनाने में, फर्नीचर्स बनाने में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आजकल घर भी बनाते हैं, शिप बनाते हैं, तो देखो इतनी जगह यूजेस है, तो सबको लकड़ी चाहिए ना, तो सारे कोई लकड़ियां काट रहे हैं और लकड़ी बनने में तो लगता है 10 साल। ठीक, तो नेक्स्ट जो है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, इसको हिंदी में कहते हैं साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, आप लोग नोट डाउन करते जाओगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट है चॉइस ऑफ ऑप्टिमम यूजेस। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम, हमारे पास चॉइस है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैंने बताया ना अभी लकड़ी की बहुत सारी चीजें बन सकती है, तो हमारे पास है कि लकड़ी हमने काटा तो उससे बहुत सी चीजें बनाई जा सकती है, इसलिए ऑप्टिमम चॉइस कहा गया है। ठीक है, मैक्सिमम यूजेस कर सकते हैं हम लोग इस रिसोर्सेज का, इसलिए भी हम लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है स्कार्सिटीज का। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं साधन के कुशलतम प्रयोग का चयन। तो याद रखोगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसमें ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम। सर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, तो याद रखोगे आपने पढ़ भी रखा होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ भी सकता है। सेंट्रल प्रॉब्लम 3 है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखिए आज एक शॉट में आपका पूरा का पूरा बुक कवर होने वाला है, तो जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे और याद भी कर लेंगे। तो यहां पर सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। तो क्या उत्पादन करना है, सबसे पहले गवर्नमेंट, सेंट्रल प्रॉब्लम देखोगे गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम क्या आती है, गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम आती है सर क्या प्रोडक्शन किया जाए। जैसे पहला उसके पास ऑप्शन है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब उपभोक्ता की वस्तुएं बनाया जाए या पूंजीगत वस्तुएं बनाया जाए। देखो इसमें शॉर्ट भी आपके नोट्स आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, आप इसको समझ लो। होता क्या है, कंज्यूमर गुड्स मतलब हम उपभोक्ता के लिए सामान बनाए, जैसे हो गया कपड़ा हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया वगैरह वगैरह, जो उपभोक्ता यूज करता है, ब्रेड हो गया, बटर हो गया। कैपिटल गुड्स मतलब मशीन, अब हम कपड़ा बनाएं या कपड़ा बनाने वाली मशीन बनाएं, तो गवर्नमेंट के पास ये प्रॉब्लम है कि हम लोग पैसा जो लगाएं, हमारे पास क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास पैसे की कमी है, फंड्स की कमी है, तो हम फंड्स लगाएं तो किस में लगाएं, कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं। समझ में आया। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि नेसेसरी गुड्स बनाएं या लग्जरी गुड्स बनाएं। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं आवश्यकता की वस्तुएं बनाएं, हिंदी में आवश्यकता की वस्तुएं बनाएं या विलासिता संबंधी वस्तुएं बनाएं। मतलब हम लोग को जो जरूरी है रोटी कपड़ा और मकान बनाएं या लग्जरी मोबाइल बनाएं, फ्रिज बनाएं, टीवी बनाएं, एसी बनाएं। तो आप लोग बोलोगे सर रोटी कपड़ा और मकान बनाएं। आप लोग सोचो जरा, मोबाइल नहीं होगा तो आप लोग जी पाओगे, सांस ले पाओगे? नहीं सर, हम तो मोबाइल के बिना चल भी नहीं सकते, सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोगों को तो रोज रील्स देखना रहता है। अरे बोलते क्यों नहीं, रील्स देखते देखते तो आज हालत ये हो चुकी है। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर लें, लास्ट एग्जाम अभी बचा हुआ है, ये इकोनॉमिक्स है आपका, तो बहुत अच्छे से पढ़ लें और एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। तो सर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेसेसरी गुड्स और लग्जरी गुड्स। गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम क्या है कि सर हम आवश्यकता की वस्तुएं बनाएं या हम विलासिता संबंधी लग्जरी गुड्स बनाएं। नेक्स्ट आता है पब्लिक गुड्स बनाएं या वॉर गुड्स बनाएं, मतलब हम अपने देशवासियों के बारे में सोचें या हम अपने दुश्मनों के लिए बम बनाएं। तो ये प्रॉब्लम्स आती है। अगर हम बाहर दुश्मनों के लिए बम नहीं बनाएंगे तो वो हम पे वॉर कर देगा, और अगर हम अपने घर वालों के बारे में सोचते हैं कि चलो हम पब्लिक गुड्स ही बनाते हैं, उनके रोटी और कपड़ा मकान के बारे में सोचते हैं, तो हम पर तो दूसरे देश वाले हमला करके हमें लूट के ले जाएंगे, और अगर हम सिर्फ बम पे ध्यान देते हैं तो हमारे देशवासी भूखे मर जाएंगे। तो पहला प्रॉब्लम आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, आंसर में ये पुट भी कर सकते हो। दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस, आप प्रोडक्शन कैसे करें। अब हमने डिसाइड कर लिया, मान लो डिसाइड कर लिया कुछ भी बनाना है, तो अब जब बनाना है तो हम लोग लेबर को यूज करें, इसको कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये होता क्या है याद रखोगे, लेबर इंटेंसिव में हम लेबर्स को काम करवाते हैं, मतलब लोगों से काम करवाते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम पूंजीगत वस्तुएं मतलब मशीन से यूज करवाते हैं। अब बताओ मुझे, मशीन से काम करवाओगे या लेबर से काम करवाओगे। तो दूसरा प्रॉब्लम आता है ये, अगर हम लेबर से काम करवाते हैं तो कॉस्ट बहुत महंगा पड़ जाएगा, हम लोगों का सामान अच्छे से बन नहीं पाएगा क्योंकि इंसान उतना काम कर नहीं सकता। अच्छा सर मशीनों से काम करवाएं, तो अगर हम मशीनों से काम करवाते हैं तो फिर सारे
सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो दूसरा प्रॉब्लम ये होता है। समझ में आ गई बातें। एंड द लास्ट वन, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। सर किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। हमारे पास 3 स्तर होते हैं, एक अपर लेवल, एक मिडिल लेवल, एक लोअर लेवल। तो अमीर लोगों के लिए बनाया जाए, मिडिल मैन के लिए बनाया जाए, या लोअर गरीब लोगों के लिए बनाया जाए। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, तो ध्यान से आपको देख लेना है। सेंट्रल प्रॉब्लम में आते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। समझ में आ गई बातें। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कर लें, कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीपीसी। याद रखोगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। इसका वीडियो मैंने अलग से भी बना रखा है, अगर आपको इसको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप इसके वीडियोस देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट में जाकर इकोनॉमिक्स की 12वीं क्लास की प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने पीपीसी, डिमांड और बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। क्योंकि ये शॉर्ट एक मैराथन है जिसमें हम लोग शॉर्ट में पूरे बुक को कवर करने वाले हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में सब पढ़ते जाएंगे और कवर करते जाएंगे, ताकि आपको रिविजन भी हो जाए और जो बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है उनको समझ भी आ जाए, पढ़ लें और एग्जाम में कुछ करके आए। तो याद रखोगे पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। आपको याद होगा कि 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, हमारे पास पहला प्रॉब्लम था व्हाट टू प्रोड्यूस। हम लोग 2 गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे कि हम लोग कंज्यूमर गुड्स का करें कि कैपिटल गुड्स का करें। इसलिए इसका सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स ने निकाला कि भैया पीपीसी बना लेते हैं ना, 2 गुड्स को मिलाकर कर लेते हैं, हम कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन कर लेते हैं और कैपिटल गुड्स का भी प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या कहलाता है, पीपीसी। तो इसी का सॉल्यूशन है, याद रखोगे, पीपीसी। और ये आपने तो अच्छे से पढ़ रखा है कि एक को कम करने से दूसरा बढ़ता है और पीपीसी इस तरह का बनता है, ठीक है। अच्छा, पीपीसी में सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकते हैं, पीपीसी बनता कैसा है, तो बनता है कॉनकेव। याद रखोगे कॉनकेव बनता है, ठीक। दूसरा क्या है, ये टॉप टू बॉटम बनाता है, पीपीसी टॉप टू बॉटम बनाता है। और 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है जो प्रोडक्शन को बताता है। 2 गुड्स को मिलाकर हम प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे, तो इससे देखिए ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। याद रखोगे कि पीपीसी कैसे बनाता है, टॉप टू बॉटम, और क्या बनाता है, कॉनकेव बनाता है। 2 गुड्स के प्रोडक्शन का कॉम्बिनेशन है हमारा पीपीसी, ठीक। समझ में आ गई बातें। इसी में एक और था आईसी, इंडिफरेंस कर्व। आपको याद होगा पीपीसी जो बनता है वो ऐसे बनता है, कॉनकेव टॉप टू बॉटम, और आईसी जो बनता है वो कॉन्वेक्स बनता है। ये हो गया आईसी, इंडिफरेंस कर्व। यही भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स है, लेकिन ये कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को बताता है। ये प्रोड्यूसर बनाता है 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन और ये बनाता है कंज्यूमर। तो आपको इसमें से भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव कि आईसी कैसा कर्व बनाता है, तो याद रखोगे कॉन्वेक्स का कर्व बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। याद रखोगे अपॉर्चुनिटी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जैसे ये वीडियो, अगर आप नहीं देखोगे तो आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। तो याद रखोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे याद रखना है आपको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी, जिसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। अवसर लागत, अगर अवसर लागत को हिंदी में आप देखोगे तो कहता है कि अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपाय से है। तो हम लोग इसके जगह पे दूसरा विकल्प अगर यूज कर सकते थे तो वो जिसको हमने छोड़ दिया, हमने यूज नहीं किया, वो हमारा अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी। मान लो आपने ये वीडियो नहीं देखा और कुछ दूसरा पढ़ के चले गए और ये सारे क्वेश्चंस आ गए, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या थी, ये वीडियो देख लेते तो एग्जाम अच्छा जाता, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी। समझ में आ गया। ऐसे इसको समझते हैं। मान लीजिए मैं ए कंपनी में काम कर रहा हूं 10,000 की सैलरी पर, मुझे बी कंपनी ने ऑफर किया 20,000, मुझे सी कंपनी ने ऑफर किया 30,000 और मुझे डी कंपनी ने ऑफर किया 40,000। तो मुझे बताइए, मैं ए में काम कर रहा हूं, मैं छोड़कर कहां ज्वाइन करूंगा, 40,000 को ज्वाइन करूंगा। तो मैंने 40,000 पाने के लिए छोड़ा क्या, आप लोग कहोगे 10,000, तो 10,000 मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो मैं छोड़ देता हूं वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो मैंने 10,000 की जॉब छोड़ी और ज्वाइन क्या 40,000। तो आप बोलोगे हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ सर 10,000, लेकिन नहीं, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो कौन सा अपॉर्चुनिटी है, याद रखोगे 40,000 में अगर मैं जॉब नहीं करता तो फिर 10,000 को छोड़कर कहां जाता, 30,000 में।
तो मैंने 40 को पाने के लिए 30 को छोड़ा, ना कि 10 को छोड़ा। याद रखोगे 40,000 में जॉब करने के लिए मैंने 30 को, अगर मैं यहां ज्वाइन नहीं करता तो मैं यहां ज्वाइन करता, मतलब मैंने 40 को पाने के लिए 30 को छोड़ा, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा 30। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट समझ में आ गया, फॉरगॉन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, हमारा वैकल्पिक जो सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपाय था, हम उसको जो छोड़ दे रहे हैं वो हमारा क्या है, अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। आइए चलिए हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सबसे पहला टॉपिक है कंज्यूमर, उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है? तो कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट, वो एक इकोनॉमिक एजेंट है। याद रखोगे ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है शॉर्ट में, इकोनॉमिक एजेंट कौन है? तो इकोनॉमिक एजेंट है हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है। किस लिए? अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। हमने पहले ही पढ़ रखा है एक कंज्यूमर सामान खरीदता क्यों है? अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। आप पूरी देख लो, पूरी दिन भर में देख लो, पूरी दुनिया में देख लो, इंसान सामान क्यों खरीद रहा? कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद क्यों रहे हो? अगर आपको सेटिस्फैक्शन है तभी ना खरीद रहे हो। अगर आपको सेटिस्फैक्शन है ही नहीं तो आप वो सामान खरीदोगे ही नहीं। तो कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है जो इकोनॉमी को तो बढ़ाता है, प्रॉफिट और लॉस करवाता है, और साथ ही साथ अपने सेटिस्फैक्शन को कवर अप करता है। तो याद रखना है कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। उपभोक्ता क्या है? एक इकोनॉमिक एजेंट है जो वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करता है। किसके लिए? अपनी संतुष्टि के लिए। समझ में आ गया। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बहुत ही मेन पॉइंट्स है, याद रखोगे इसको। और क्योंकि आप लोगों का वन शॉट वीडियो बन रहा है, आज बहुत ही मजा आने वाला है। सारे टॉपिक्स को हम लोग एक बार में कवर अप कर लेंगे और आपका जो प्रेशर बन रहा था इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, वो बहुत ही हल्का होने वाला है। तो साथ ही साथ आप लोग वीडियो देखते जाएं और कमेंट्स में बताते जाएं कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक समझ में आया और कौन से टॉपिक्स में आपको डाउट है। अगर आपको किसी भी टॉपिक्स में डाउट होगा तो मैं फिर से उसको क्लियर आउट कर दूंगा, या उसके लिए एक्स्ट्रा जो मेरे पास वीडियोज होंगे मैं उसको आपको सजेस्ट कर दूंगा। समझ में आ गई बात? तो फटाफट आप लोग वीडियोस देखते जाएं और कमेंट्स में बताते जाएं, ताकि मुझे भी थोड़ी बहुत एनर्जी मिले और मैं और अच्छे से इसको कवर अप करवा पाऊं जल्दी से जल्दी। तो याद रखें कंज्यूमर, उपभोक्ता के बाद आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वलाइजेशन। वो संतुष्ट कब होता है? आप संतुष्ट कब होगे? जब आपको एक गिवन इनकम पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। याद रखोगे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं, अगर मैं आपको 10 रुपए देता हूं तो 10 रुपए में आप कितना गोलगप्पा एक्सपेक्ट करते हो? 10 रुपए में कितना खाओगे? जैसे अभी 3 और 4 मिलते हैं, अगर आपको 6 और 7 मिल जाए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, तो क्या आप सेटिस्फाई होगे या नहीं होगे? हां सर, अगर मुझे 10 रुपए में 6 या 7 गोलगप्पे मिल जाएं तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो हायर लेवल पे चला जाएगा कि हाँ बहुत बढ़िया है। समझ में आ गया? तो उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर जब गिवन इनकम पर उसका सेटिस्फैक्शन हायर लेवल पे चला जाए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, तो उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सवाल कि सर कुछ कुछ जो लोग होते हैं उनको तो 10 रुपए में 100 भी गोलगप्पे खिला दो, फिर भी वो बोलेंगे कि सर भाई संतुष्ट नहीं, मजा नहीं आया, थोड़ा एक पापड़ी खिलाओ, थोड़ा चाट खिलाओ, थोड़ा सूखा खिलाओ, थोड़ा गीला खिलाओ, पानी में नमक कम, वगैरह वगैरह। तो याद रखोगे इसके लिए भी इकोनॉमिक्स ने एक बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला है। इसने एजम्पशन मान लिया, बोला कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर आपको बनाना है और मानना है तो आप इरैशनल पर्सन को बाहर रखिए। सर इरैशनल पर्सन क्या है? याद रखोगे जिनको सोचने समझने की शक्ति नहीं है, जो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि 10 रुपए में भी वो सेटिस्फैक्शन, उनको खुद पता नहीं कि हम सेटिस्फाई कैसे होंगे, तो उन लोगों के लिए ये नहीं है। उन लोगों को बाहर रखो। आप ऐसे लोगों को चुनो और ऐसे लोगों से पूछो कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जिसको सोचने समझने की शक्ति हो। आपको पता है इतनी महंगाई है, अब 10 रुपए में 100 गोलगप्पे थोड़े कोई खिलाएगा, तो 10 रुपए में 6 और 7 मैक्सिमम है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। याद रखोगे इसको शॉर्ट में आपको लिखना है वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट सेटिस्फाइंग पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी के 2 अप्रोचेस हैं, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। संतुष्टि को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? कार्डिनल और
ऑर्डिनल, जिसको हिंदी में कहते हैं गणनावाचक और क्रमवाचक। समझ में आ गई बातें? तो कार्डिनल अप्रोच क्या है? तो सर मार्शल ने बनाया कार्डिनल अप्रोच। उसने बताया कि कोई भी चीज जब गणना, जिसको काउंट किया जा सके, 1 2 3 4 5 नंबर्स में हो, कोई भी चीजें जब नंबर्स में हो, कार्डिनल अप्रोच है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप रसगुल्ला, कितने रसगुल्ले खा सकते हो? अगर आप शादी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, कितने रसगुल्ले खा सकते हो? किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 नंबर्स में हो गया। तो ये कौन सा है? मार्शल का कार्डिनल अप्रोच है कि आपकी संतुष्टि कितने हैं? 5 रसगुल्ले। समझ में आ गया? अब हिक्स आते हैं और कहते हैं भैया मार्शल सुनो, आपका जो नंबर्स में है, किसी का भी सेटिस्फैक्शन एक इंटेंजिबल थिंग्स है, हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो काउंट कैसे करेंगे? उसकी तो आत्मसंतुष्टि है ना, संतुष्टि को नंबर्स में कैसे काउंट कर सकते हो? तो हिक्स ने कहा नंबर्स में काउंट नहीं होगा। तो भैया कैसे होगा? तो हिक्स से बोला गया कि भैया तुम ही बताओ, अगर नंबर्स में काउंट नहीं होगा तो तुम इसका कोई उपाय लगा सकते हो? उसने कहा हाँ भैया, रैंक लगा लो कि मुझे रसगुल्ले ज्यादा पसंद है कि आइसक्रीम ज्यादा पसंद है या फिर मुझे और गोलगप्पे ज्यादा पसंद है। आपके पास 3 ऑप्शन है, गोलगप्पे, आइसक्रीम और रसगुल्ले। तो आपने सबसे बेस्ट क्या? गोलगप्पे को सिलेक्ट किया। आपने डिसाइड किया मैं गोलगप्पे खाऊंगा, फिर आपने डिसाइड किया मैं आइसक्रीम खाऊंगा, और लास्ट में आपने डिसाइड किया मैं रसगुल्ले खाऊंगा। तो आपने रैंक वाइज देख लिया। तो सबसे बेस्ट आपको लगा गोलगप्पा, फिर लगा आइसक्रीम और फिर लगा आपको रसगुल्ले। तो यहां पर याद रखोगे हिक्स ने बताया रैंक में, तो जो भी चीजें अगर रैंक में काउंट होगी तो वो हमारा ऑर्डिनल अप्रोच कहलाएगी। तो यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर, जिसको 2 पार्ट में बांटा गया, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोचेस। कार्डिनल को बनाया मार्शल ने, जो नंबर्स में काउंट होता है, ऑर्डिनल को बनाया हिक्स ने, जो रैंक में काउंट होता है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे और भी बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है, आप खुद भी देखें। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो लोगों को भी सजेस्ट करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी पास हो पाएं। तो जल्दी से जल्दी फटाफट उन लोगों को भी सजेस्ट करें और इसको पूरा देखें। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए आपको इसमें पढ़ लेना है यूटिलिटी में टीयू एंड एमयू। इससे न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस हैं, टीयू और एमयू। टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी, एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखोगे मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी। जैसे ही मैं रसगुल्ले बढ़ाता जाऊंगा, अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं रसगुल्ले बढ़ाता जाता हूं तो आपका सेटिस्फैक्शन क्या होगा? बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा? सर 5 तक तो ठीक था, 5 तक तो बढ़ता गया, एक रसगुल्ले खाए मन किया और खाते हैं, चलो दूसरा खाए मन किया और खाएं, तीसरा खाए मन किया और खाएं, तो हम खाते गए। लेकिन जैसे ही 5 रसगुल्ला के बाद 6 और 7 और 8 आने लगा, अब हमारा सेटिस्फैक्शन कम होने लगा। बोला भैया माफ करो, अब रसगुल्ले तो नहीं खाऊंगा। लेकिन सामने वाले ने मुझे अपने दोस्ती की कसम दे दी और एक रसगुल्ले और खिला दिए। फिर उसने विद्या कसम दे दिया, बोला नहीं तो 12 में फेल कर जाएगा, एक और रसगुल्ले खा लो। समझ रहे हो? ऐसे मुझे प्रताड़ना दिया गया और मुझे और रसगुल्ले खिलाए गए। अब मुझे बताओ, एक पे एक रसगुल्ला खाते जाओगे तो आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा या कम होने लगेगा? सर पहले तो बढ़ रहा था, लेकिन 5 के बाद अब धीरे धीरे घटने लगा। तो याद रखोगे जब आपका सेटिस्फैक्शन घटने लगे, उसको हम लोग एडिशनल यूनिट में डीएमयू के नाम से जानते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए मेरे रसगुल्ले हैं, आपका सेटिस्फैक्शन 70, फिर 90, फिर 100, आपका बढ़ने लगा, सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगा। लेकिन चौथे रसगुल्ले में आपका सेटिस्फैक्शन इक्वल हो गया, और उसके बाद जैसे ही 5वां रसगुल्ला आया, आपका देखिए सेटिस्फैक्शन कम हो गया, सेटिस्फैक्शन कम हो गया। समझ में आ रही है? यह है टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन। ठीक, अब टोटल सेटिस्फैक्शन से हम लोग निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब अगर एक एक रसगुल्ला मैं बढ़ा रहा था, एक एक रसगुल्ला अगर मैं बढ़ा रहा था, तो आपका सेटिस्फैक्शन पे उसका असर क्या पड़ रहा था, उसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब 70 से वो हो गया 90, मतलब कितना गया? 20। 90 से हो गया 10, मतलब कितना हो गया? 10। 100 से हो गया 100, 0। अच्छा 100 से 90 -10, और 90 से 70 -20। देखिए यहां पर मार्जिनल बताता है कि हर एक रसगुल्ले को बढ़ाने से हमारा सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा था? धीरे धीरे घटा, फिर 0 आया, फिर माइनस में चला गया। क्योंकि अब 10 रसगुल्ले खाने के बाद अब मुझे में जान नहीं है, मैं 1 साल तक कसम खाता हूं रसगुल्ले नहीं खाऊंगा। समझ में आ रही बात? इसको नाम दिया गया है डीएमयू। याद रखोगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
अगर कोई पूछे या एग्जाम में आपका आ जाए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप लिख दोगे कि डिमिनिशिंग मतलब होता है घटना, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। हम लोगों का सेटिस्फैक्शन धीरे 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 घटने लगता है, किसकी वजह से? यूनिट्स के बढ़ने की वजह से। तो जब हमारा यूनिट्स बढ़ता है तो हमारा सेटिस्फैक्शन घटने लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। याद रखोगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गई बातें? अब यहां पर अगर न्यूमेरिकल आता है आपका टोटल से मार्जिनल निकालने के लिए, तो आप याद रखोगे टोटल को माइनस करते जाओगे, आपका क्या आ जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। समझ में आ गई बातें? आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो मैंने डीएमयू बताया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका हिंदी भी आप लोग समझ लें। इसका हिंदी होता है घटती हुई सीमांत उपयोगिता। अगर हिंदी में आपका क्वेश्चन आता है घटती हुई सीमांत उपयोगिता, तो आप लोग इसको बता सकते हो। इसको आप लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आपको दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि हमारा सेटिस्फैक्शन हर यूनिट्स के बढ़ाने से घटने लगता है, और इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, क्योंकि लास्ट में फिर माइनस जाने लगता है। समझ में आया? वो फिर माइनस जाने लगता है, तो ये जो माइनस चला गया ये माइनस में हम लोग को बता देगा, तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ रसगुल्ला बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 रसगुल्ला बढ़ रहा है, आपका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होने लग रहा है। ऐसा आप ग्राफ बना सकते हो। समझ में आ गई बातें? तो हमने पढ़ लिया टीयू, हमने पढ़ लिया एमयू, हमने पढ़ लिया डीएमयू, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बजट लाइन या बजट रेखा, बजट सेट। याद रखोगे इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको शॉर्ट में भी। बजट लाइन होता क्या है? तो याद रखोगे बजट मतलब हमारा बजट। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदने गए, ईद में कपड़े खरीदने गए, या कोई भी फेस्टिवल है हमारे पास, तो हम जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमसे पूछता है भैया आपका बजट कितना है। समझ में आ गई बातें? आपका बजट कितना है? 5000, 10,000, 2000, 1000। तो हम उनको बताते हैं भैया इतना बजट है, इससे कम दिखाना। तो वो इससे कम दिखाता है। इसको ये ऐसे समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए, समझोगे बात से, ध्यान से, 100 रुपए आपको मिले हैं, तो आपको 100 रुपए के अंदर ही खरीदने हैं। ठीक, या फिर ऐसा सोच सकते हो कि 100 रुपए में आपने सोचा कि चलो भाई कुछ पैसे बचा के रख लेते हैं, 50 रुपए अपने पॉकेट मनी के लिए रख लेते हैं और 50 का ही सामान खरीदते हैं। तो आपका जो बजट लाइन है वो कितना है? 50, क्योंकि 50 तो आपने सेव कर लिया, तो आपका जो बजट लाइन है वो 50 रुपए है। समझ गए? तो अब आपको 50 के अंदर ही सामान खरीदने हैं। ठीक, अच्छा आपके पास दो गुड्स हैं, गुड्स ए और गुड्स बी। समझोगे, अगर गुड्स ए का दाम 10 रुपए है और गुड्स बी का दाम 20 रुपए है, समझ में आ गई? आपके पास कितने रुपीस हैं? 50 रुपए। तो आप कितना खरीद सकते हो? याद रखोगे ए 10 रुपए का है, तो याद रखोगे ए को आप 3 पीस खरीद सकते हो, 10 × 3 30, और बी को फिर कितना खरीदना पड़ेगा आपको? क्योंकि वो 20 रुपए का, तो 1 पीस ही खरीद सकते हो। 1 पीस खरीदोगे तो 20, 50 रुपए खत्म हो गया। अच्छा, क्या बी को हम 2 पीस खरीद सकते हैं? 20 दूना 40, नहीं सर 70 रुपए हो जाएगा, ये तो बजट लाइन से बाहर चला गया। समझ में आ रही है बातें? तो हम जो गुड्स है वो हम लोगों का एक लाइन खींच जाता है जो हम लोगों का बजट लाइन कहलाता है, जिसके ऊपर हम नहीं जा सकते, हम उसके अंदर ही खरीदेंगे या उसके इक्वल में खरीदेंगे। समझ में आ गया? अच्छा सर, अगर बी के 2 पीस खरीदे तो फिर हमको क्या करना होगा? ए को कम करना होगा, तो 2 2 जा 4, अगर ये हो गया आपका 40 रुपीज, तो हमको सिर्फ 1 पीस खरीदना होगा 10 रुपीज का, तभी 50 को कवर कर पाएंगे। समझ में आ रही है बातें? दैट इज कॉल्ड बजट लाइन, बजट रेखा। आप इसको लिख सकते हो बजट रेखा। हिंदी में बता दूं इसका डेफिनेशन, एक उपभोक्ता का बजट सेट वस्तुओं के उन सभी संयोगों के समूह को बताता है जिसमें वह एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय एवं वस्तु की कीमत के साथ खरीद सकता है। एक उपभोक्ता दी गई आय, जितना इनकम दिया गया है उसमें वो खरीद सकता है, बाय कर सकता है। अ कंज्यूमर बाय एट देयर गिवन इनकम, वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स वो बाय कर सकता है जो उसके इनकम दिए गए हैं उसके अंदर में ही। समझ में आ गया बजट सेट, बजट लाइन। चलिए अब हम लोग फटाफट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आइए, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके आ चुके हैं। डिमांड से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, याद रखोगे। तो डिमांड को कहते हैं मांग। मैंने अपना वीडियो बना रखा है डिमांड में, फिर भी आप शॉर्ट में समझ लो। डिमांड कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स। बच्चों याद होगा आपको, डिजायर ऑफ द गुड्स,
एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू बाय एट द गिवन प्राइस एट द गिवन टाइम पीरियड। हम लोग किसी भी सामान को खरीदते हैं तो उसमें डिमांड क्या होता है, 5 थिंग्स से मिलकर बना हुआ है कि डिमांड कंसिस्ट ऑफ 5 थिंग्स, डिजायर ऑफ द गुड्स, इच्छाएं, जिसकी इच्छाएं होती है वो, उसके बाद एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू बाय एट द गिवन प्राइस एट द गिवन टाइम पीरियड। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप वीडियोस देख सकते हो, मेरे पहले वाले वीडियोस, डिमांड पर भी मैंने एक वीडियोस बना रखा है, ठीक। अच्छा, डिमांड में आपको पढ़ लेना है, मांग तो समझ में आ गया। डिमांड क्या होता है, डिमांड फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट डिमांड, ठीक। एक इंसान कितना डिमांड करता है वो इंडिविजुअल डिमांड है, और सारे लोगों को जोड़ दिया जाए तो वो मार्केट का डिमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बाजार में एक रामू है और एक श्यामू है। रामू 1 पेन खरीदता है और श्यामू 3 पेन खरीदता है। रामू 1 पेन खरीदता है, श्यामू 3 पेन खरीदता है। तो रामू का इंडिविजुअल डिमांड है 1 पेन, श्यामू का इंडिविजुअल डिमांड है 3 पेन, और उस मार्केट में 2 लोग हैं, रामू और श्यामू। तो उस पूरे मार्केट का डिमांड कितना हो गया सर, 4 पेन। समझ में आया। तो इंडिविजुअल डिमांड को जब हम जोड़ देते हैं वो हमारा मार्केट डिमांड हो जाता है। इसमें हम लोग को पढ़ना है डिमांड फंक्शन। याद रखोगे डिमांड फंक्शन, ये आप लिख भी सकते हो आंसर में, आपका आंसर भी खूबसूरत होगा और लॉन्ग भी होगा। डिमांड फंक्शन क्या कहलाता है कि गुड्स एक्स का डिमांड कैसे होगा, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके डिमांड्स को अफेक्ट करते हैं। पहला, प्राइस ऑफ द गुड्स एक्ट, खुद का प्राइस, ये आप लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हो। लॉ ऑफ डिमांड आपको बहुत अच्छे से करना है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस डिमांड विल डिक्रीजेस। कभी भी किसी वस्तु की प्राइस, वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उसका मांग जो है वो कम हो जाता है, और वस्तु की कीमत कम हो जाए तो मांग बढ़ जाता है। याद रखोगे कोई भी चीज सस्ता हो गया तो आप ज्यादा खरीदोगे ना, इसी को तो डिमांड कहते हैं। अगर वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ द गुड्स डिक्रीज कर जाए तो उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। वस्तु की कीमत घट जाए तो उसका मांग बढ़ जाएगा, वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उसका मांग कम हो जाएगा। तो खुद का प्राइस उसको इफेक्ट करता है। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स की बात आई है तो आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, याद रखोगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। याद रखोगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब होता है एक के जगह पे दूसरे को यूज कर लेना, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाता है। इसको कहते हैं हिंदी में प्रतिस्थापन वस्तुएं, एक के जगह दूसरा यूज कर लेना। जैसे गुड़ के जगह चीनी, अगर हम गुड़ के जगह चीनी यूज कर लेते हैं वो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो पूरक वस्तुएं होती है वो साथ साथ चलने वाली होती हैं, ठीक है। याद रखोगे साथ साथ चलने वाली, जैसे कार एंड पेट्रोल। कार में पानी डाल के तो चलाओगे नहीं, कार तो पेट्रोल के साथ ही चलेगा। सिम एंड मोबाइल, मोबाइल में सिम डालकर चलाओगे, बिना मोबाइल का सिम भी कुछ नहीं है और बिना सिम का मोबाइल भी आजकल चलता नहीं है। समझ में आया, सिम तो डालना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बातें। तो जो साथ साथ चले, इंक एंड पेन सर साथ साथ चलेगा तभी वो चलेगा, और चलेगा तभी वो लिखेगा, और लिखेगा तभी आप लोग कॉपी फाड़ के आओगे इकोनॉमिक्स में, याद रखना। तो आपको याद रखना है साथ साथ चलने वाले कौन से गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री, और एक के जगह दूसरा यूज करने वाला गुड्स कौन सा हो गया, सब्स्टिट्यूट्स। इससे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी समझ लेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा। तो ध्यान से देखें, तो गुड्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड में सब्स्टिट्यूट और वो आ गया, उसकी वजह से भी हमारा जो होता है वो डिमांड इफेक्ट करता है। इनकम, हमारा इनकम बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनकम इफेक्ट करता है, वाई मतलब इनकम, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाए तो भी हमारा इनकम हमारा डिमांड चेंज होगा। एंड लास्ट फ्यूचर, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हमारा चेंज हो जाए तो भी हमारा डिमांड चेंज होता है। तो डिमांड फंक्शन में आपको ये लिख देना है। समझ में आ गई बातें, कॉपी कर लें। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गिफिन गुड्स। याद रखोगे गिफिन एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कुछ गुड्स को बताया जिसपे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। सर वो गुड्स क्या थे, इंफीरियर गुड्स एंड सुपीरियर गुड्स। याद रखोगे इंफीरियर गुड्स मतलब घटिया सामान, सुपीरियर गुड्स मतलब बहुत ही लग्जरियस गुड्स, जैसे डायमंड। तो याद रखोगे घटिया सामान पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता और महंगे सामान पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड विल इंक्रीजेस। तो जो घटिया सामान होती है उसका प्राइस और अगर घट जाए तो आप घटिया क्यों खरीदोगे, अगर आपके पास उतने ही पैसे तो आप उससे फिर अच्छा खरीद सकते हो। जैसे अगर आपके केले जो थे वो मिल रहे थे 10 रुपए में, 10 रुपए डजन मिल रहे थे सड़े हुए केले, समझ में आ गया, और अच्छे केले जो मिल रहे थे वो 50 रुपए मिल रहे थे। अब अच्छे केले मिल रहे हैं 10 रुपए में और सड़े हुए केले मिल रहे हैं 2 रुपए में,
तो अब भैया 10 रुपए में जब अच्छे केले मिल रहे हैं तो हम अच्छा ही खरीदेंगे, 2 रुपए में क्यों जाएंगे सड़े हुए केले खरीदने के लिए, समझ में आ रही है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है। तो इसी को बताया गलत गिफिन ने, जिनका नाम था गिफिन। गिफिन एक अर्थशास्त्री है जिन्होंने बताया कि हमारा जो गुड्स है उस पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो सर ये वो गुड्स कौन कौन से हैं, तो वो गुड्स हैं हमारे सुपीरियर गुड्स और इंफीरियर गुड्स, याद रखोगे। इस पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता। जैसे एक नेसेसरी गुड्स की बात मैं बताता हूं। नेसेसरी गुड्स, अब मुझे बताओ सरदर्द की दवा अगर सस्ती हो जाए तो आप क्या बहुत सारी खरीद लोगे और सबको बांटोगे, लो भैया खाओ खाओ, वो चना बादाम की तरह खाना स्टार्ट कर देंगे? नहीं सर नहीं। अगर सर दर्द की दवा सस्ती हो जाए तो भी हम उतना ही खरीदेंगे जितना जरूरत है, और अगर महंगी भी हो जाए तो भी हम उतना ही खरीदेंगे जितनी जरूरत है। समझ में आ गई? तो दवाएं नेसेसरी गुड्स हो गया, तो उस पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तो याद रखना आपको, गिवन गुड्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो गिवन गुड्स क्या है, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। क्लियर है? इसमें आगे आपको पढ़ना है डिमांड। देखिए डिमांड को बताया गया है दो तरह से, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, याद रखना है आपको। एक्सटेंशन इन डिमांड मतलब होता है डिमांड का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब होता है डिमांड का घटना, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है डिमांड का घटना। सर दोनों का मतलब तो एक ही हुआ? नहीं, सुनोगे। अगर प्राइस के कारण, अगर सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण डिमांड बढ़ और घट रहा है, मतलब वस्तु सस्ता और महंगा हुआ जिसके कारण डिमांड बढ़ और घट रहा है, उसको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अगर प्राइस के कारण डिमांड बढ़ा तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, प्राइस के कारण डिमांड घटा तो उसको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और प्राइस के अलावा अगर किसी भी चीज की वजह से डिमांड बढ़ा या डिमांड घटा तो उसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। समझ में आ गया? जैसे दूसरी चीजें क्या हो सकती है सर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, या फ्यूचर प्राइस चेंज होने वाले हैं, या फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी। तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से भी डिमांड घटता और बढ़ता है। तो अदर फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड घटे और बढ़े तो उसको इंक्रीज और डिक्रीज। याद रखना आपको हर एक पॉइंट। और अगर आप पॉइंट्स भूल जा रहे हो या आपको लग रहा है कि थोड़ा लेंदी हो गया है तो वीडियो को स्टॉप कर लें, और स्टॉप करने के बाद थोड़ी देर आप लोग माइंड को फ्रेश कर लें और फिर से इसको रीस्टार्ट करें। और अगर कोई पॉइंट स्किप कर गए हो, माइंड में नहीं रिवाइंड हो रहा है, तो वीडियो को फिर से पीछे से ले जाकर फिर से देख लें। 2 बार 3 बार आप देख लें, आपका पूरा कवर अप हो जाएगा एक बार में, पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ गए? चलिए फटाफट चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना है। अगर आपका ग्राफ जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी, कि ये लाइन क्या बताता है, तो याद रखोगे अगर आपका जो ग्राफ है इस टाइप का रहे और एक सिंगल लाइन रहे ऐसा सीधा, तो आपको लिखना है उसको ED इज इक्वल टू इन्फिनाइट। याद रखोगे परफेक्टली इलास्टिक बताता है। अगर आपका जो लाइन है वो ऐसा ना रहकर थोड़ा तिरछा रहे तो ED इज ग्रेटर देन 1, इसको कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। अगर आपका जो लाइन रहे वो पूरा का पूरा डाउन रहे, टॉप टू बॉटम एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो ED इज इक्वल टू 1, इसको यूनिट इलास्टिक करते हैं। ये आपका जो है वो इलास्टिक है पूरी तरह से। और अगर वो थोड़ा और डाउन रहे, ऐसे खड़ा दिखे, तो आपको लिखना है ED इज स्मॉलर देन 1, रिलेटिवली इनइलास्टिक। और लास्टली एकदम सीधा रहे, एकदम सीधा स्ट्रेट रहे, तो ED इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इनइलास्टिक। आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसका नेम याद रख लीजिए। अच्छा याद कैसे रखोगे? सबसे पहले इन्फिनाइट, फिर 1 से इक्वल टू, फिर 1 से कम 0, तो बढ़ते से घटते हुए क्रम में आ रहा है। ठीक है, इन्फिनाइट, फिर 1, फिर इक्वल टू 1, लेस देन 1, 0। समझ में आ गई बातें? अच्छा हिंदी में इसको समझा दें, आप बुक में भी देख सकते हो इसका नाम। अगर इन्फिनाइट रहेगा तो हिंदी में उसको कहते हैं हम लोग पूर्ण लोचदार मांग, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण लोचदार मांग। ठीक। अच्छा ग्रेटर देन 1 अगर आपका रहेगा तो उसको कहते हैं हम लोग लोचदार मांग, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब लोचदार मांग। अच्छा अगर इक्वल टू 1 रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इकाई लोचदार मांग, यूनिट इलास्टिक मतलब इकाई लोचदार मांग। और अगर 1 से कम रहेगा, आपका लेस देन 1 रहेगा, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक बेलोचदार मांग।
ये हो गया बेलोजदार, इनइलास्टिक मतलब बेलोजदार। और अगर हम लोगों का 0 रहा तो परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब पूर्ण बेलोजदार। ये पूरी तरह से बेलोजदार है, इसमें कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा। समझ में आ गई बातें? तो इसको कॉपी कर लें और इसको याद कर लें। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो लास्ट हम लोगों ने वीडियोस में भी जान रखा था प्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन होता है हम लोग अपने यूज के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मैंने बताया भी था कि एक कंज्यूमर, एक ह्यूमन जो बिंग है, वो कोई भी चीज ना ही बना सकता है ना ही बिगाड़ सकता है। तो सर फिर प्रोडक्शन कैसे करता है? प्रोडक्शन के नाम पर हम लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने यूज, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को दूसरे रूप में डाल देते हैं, उसी को हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। ये हम लोग समझ लिए थे। और उसमें हम लोगों ने प्रोडक्शन कॉस्ट भी पढ़ रखा था, जिसमें मैंने एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट भी बता रखा था। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। अगर आपको इसके डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप इसका प्रोडक्शन कॉस्ट का एक वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने न्यूमेरिकल भी बता रखा है, और ये न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। मैं सजेस्ट कर दूंगा लिंक। तो एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? एक्सप्लिसिट समझोगे, एक्सप्लिसिट मतलब एक्सटर्नल कॉस्ट। किसी भी चीज को बनाने में दो तरह के खर्चे होते हैं, या तो मेरा खर्चा खुद का, या तो मुझे जिसे बाहर वालों को पे करना है। तो जो भी बाहर वालों को, एक्सटर्नल को देना है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जो भी इंटरनल मुझे देना है वो इंप्लिसिट कॉस्ट। याद रखोगे, एक्सटर्नल एक्सप्लिसिट, इंटरनल इंप्लिसिट। बाहर वालों को जो देना है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, हमें खुद रखना है वो इंप्लिसिट कॉस्ट। इसका एग्जांपल सुनोगे, अगर मान लो कि मैंने एक स्कूल स्टार्ट किया, ठीक, स्कूल में मैं खुद भी पढ़ाता हूं, वो स्कूल मेरा है और मैं खुद भी पढ़ाता हूं, तो मुझे सैलरी तो मिलेगी एज ए टीचर, और वहां पर बहुत सारे भी टीचर हैं ऑलरेडी। ठीक, तो मैं बाहर वाले जो टीचर्स हैं उनको पेमेंट करूंगा, तो ये कौन सा कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और मैं खुद पढ़ा रहा हूं तो मुझे सैलरी जो मिल रही है, मैं खुद को खुद सैलरी दे रहा हूं, वो कौन सा कॉस्ट है? इंप्लिसिट कॉस्ट। ठीक, अगर मेरी कोई दुकान है और उसको मैंने रेंट पर लगा रखा है, ठीक, अब मैं क्या करता हूं, उसे अपने बिजनेस में ले आता हूं, पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा था, अब उसे मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता हूं, तो मेरी ही दुकान पर मुझे ही रेंट मिलेगा, तो वो कौन सा कॉस्ट हो गया? इंप्लिसिट कॉस्ट। और अगर मैं किसी बाहर वाले से रूम किराए पर लूं तो उसे मैं पे करूं, तो वो कौन सा कॉस्ट हो जाएगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो बाहर वालों को पेड करना एक्सप्लिसिट और खुद को पेड करना इंप्लिसिट। दो तरह के खर्चे हमारे पास होते हैं। समझ में आ गई बातें? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। याद रखोगे, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन कॉस्ट होता है फिक्स्ड और प्लस वेरिएबल, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। याद रखोगे, इन शॉर्ट रन फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, और लॉन्ग रन में हो जाते हैं सारे के सारे वेरिएबल। आपको यही याद रखना है। सर कैसे? कभी भी जो भी खर्च होता है शॉर्ट रन के लिए, वो एक फिक्स्ड भी होता है और एक वेरिएबल भी होता है। जैसे रेंट, मैंने बता रखा था, रेंट जो फिक्स्ड होता है। ठीक, मान लीजिए कि मैं इस पेन का प्रोडक्शन करता हूं, इसमें जो भी चीजें लगती है, प्लास्टिक, इंक, जो भी लगता है, एक पेन में जितना लगेगा, 5 पेन बनाने में भी उतनी ही प्लास्टिक लगेगी या ज्यादा लगेगा? सर ज्यादा लगेगा। पर यूनिट के अकॉर्डिंग वो बढ़ता चला जाएगा। 100 पीस बनाऊंगा तो और ज्यादा, 1 लाख पीस बनाऊंगा तो और ज्यादा। मतलब ये चेंज होने वाला वेरिएबल है। तो मतलब जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या है? वेरिएबल है। अच्छा, रेंट, अब इस पेन को मैं रूम में रखता हूं, एक रूम जिसका किराया मैं देता हूं 10,000 रुपए। ठीक, वहां मैंने 100 पीस पेन रखा तो मुझे किराया कितना लगा? 10,000। अच्छा, मैं क्या 1,000 पीस रख दूंगा तो किराया मकान मालिक बढ़ा देगा, 20,000 कर देगा? नहीं सर, वो 10,000 लेगा। अच्छा, मैं उसमें पेन नहीं रखूं तो क्या वो किराया नहीं लेगा? नहीं सर, वो किराया फिर से लेगा 10,000 रुपए। अच्छा भाई, अच्छा, मैं डांस करूं तो भी किराया? हाँ, आप दुकान और रूम बंद कर भी रखोगे तो भी वो फिक्स्ड चार्जेस करेगा ही करेगा, दैट इज 10,000 रुपीज। तो याद रखोगे, जब भी कॉस्ट, ऐसे कॉस्ट जो फिक्स्ड होते हैं वो हमारे फिक्स्ड कॉस्ट कहलाते हैं, और ऐसे कॉस्ट जो पर यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं वो मेरे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। तो शॉर्ट रन में दो कॉस्ट मिलकर बना हुआ रहता है, फिक्स्ड और वेरिएबल मिलकर शॉर्ट रन बना हुआ है। लेकिन वही चीजें लॉन्ग रन में सारी की सारी वेरिएबल हो जाती है। मतलब अगर हम प्रोडक्शन 10 साल के लिए कर रहे हैं तो हमारा जो फिक्स था वो भी क्या हो जाएगा?
वेरिएबल हो जाएगा। मतलब मकान मालिक 10 साल में किराया चेंज कर देगा। हम लोगों को जो फिक्स सैलरी मिल रही थी वो भी 10 साल में चेंज हो जाएगी। तो याद रखना है आपको कि जो चीजें फिक्स्ड होती है वो आगे चलकर लंबे समय में वो भी वेरिएबल हो जाती है। समझ में आ गया? वो भी लंबे समय में चेंज हो जाती है। तो शॉर्ट में, शॉर्ट के लिए याद रखें, अगर शॉर्ट रन पूछा तो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल मिलकर बना हुआ है शॉर्ट रन, और लॉन्ग रन क्या बना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल बना हुआ है। समझ में आ गई बातें? चलिए, ये हो गया हमारा शॉर्ट। अच्छा, इसमें से जो भी न्यूमेरिकल है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप वीडियोस में जाकर देख लो इसके न्यूमेरिकल को। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रेवेन्यू। याद रखोगे रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल इनकम। हम लोगों ने जितना इनकम जनरेट किया, याद रखोगे हम लोगों का टोटल जितना भी पैसा आया, जरूरी नहीं कि वो मेरा प्रॉफिट हो। जैसे एक पेन को मैंने 100 रुपए में बेचा, ठीक, अगर एक पेन का दाम 100 रुपया है तो 2 पेन को मैं कितने में बेचूंगा? 200 रुपए में। तो 200 रुपए मेरे पास आए तो टोटल रेवेन्यू मेरा हो गया 200 रुपया। TR, टोटल रेवेन्यू हो गया मेरा 200 रुपया। लेकिन क्या 200 का 200 मेरा प्रॉफिट हो गया? नहीं सर। तो याद रखोगे एक साल में जितना भी पैसा आता है आगम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। हिंदी में उसको आगम कहा जाता है। समझ में आ गई बातें? चलिए, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें पढ़ क्या लेना है? आपको इसमें TR, AR, MR ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। मैंने पहले भी मार्जिनल बता दिया था कि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। हर एक यूनिट के चेंज होने से हमारा जो इफेक्ट पड़ता है, मतलब TR को माइनस करते जाइए, MR निकलता जाएगा। ये हो गया TR। मान लीजिए हमारा TR जो है वो है 10, 20, 25, 28। तो 10 से 10 20 गया 10, 20 से 5 25, 25 से 28 3। ये क्या हो गया हमारा? MR। तो TR को माइनस करते जाइए, MR निकलता जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। याद रखोगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का ग्राफ इस टाइप से आपको बना देना है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर? एक प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करता है उसका सेटिस्फैक्शन। अच्छा भाई, ये एक सामान जो बनाता है प्रोड्यूसर, वो किस लिए बनाता है? मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो जहां उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। जैसा इस ग्राफ में देखिए, ये वाला जो सांप की तरह दिख रहा है आपको, ये TC है, टोटल कॉस्ट, ठीक, और ये जो है TR मतलब टोटल रेवेन्यू, हमने बेचा कितने में। ठीक है, यहां पर देखोगे कॉस्ट ऊपर था, अगर आप देख पा रहे हो कॉस्ट ऊपर है, रेवेन्यू नीचे, मतलब हम लोग यहां सस्ते में बेच दिए। मतलब ये वाला पॉइंट हमारा लॉस को बता रहा है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, देखोगे ये कॉस्ट कम हो गया और हम ऊपर में बेच रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या बता रहा है? प्रॉफिट को बता रहा है। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है ये बीच में हो रहा है। तो ये पॉइंट जो है ये आ जाएगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। याद रखोगे ये पॉइंट जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बता रहा है। मैक्सिमम जहां प्रॉफिट हो हम लोगों का, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, एक प्रोड्यूसर को जहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाता है। इज इट क्लियर? अच्छा, और एक चीज याद रखोगे, जहां भी कॉस्ट और रेवेन्यू एक दूसरे को कट करे, देखिए एक यहां कट किया और एक यहां कट किया, इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। जहां नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां कॉस्ट और रेवेन्यू एक जगह कट करे, ये भी याद रखोगे, उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। जहां कॉस्ट और रेवेन्यू एक दूसरे को कट करे उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और जहां मैक्सिमम प्रॉफिट हो वो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाता है। समझ में आ गई बातें? ग्राफ अगर कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर सकते हो। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सप्लाई, पूर्ति। याद रखोगे सप्लाई, गुड्स का सप्लाई। जैसे हमने डिमांड पढ़ रखा था, लॉ ऑफ डिमांड, वैसे हम लोगों को पढ़ना है सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। अगर आपके एग्जाम में लॉ ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आता है तो आप याद रखोगे सप्लाई का मतलब होता है पूर्ति करना एक मार्केट में, या मार्केट को बताया गया है जहां हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनोगे, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। जैसे डिमांड क्या कहता था, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, उसमें अपोजिट रिएक्शन था। डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड में अपोजिट रिएक्शन था। ठीक, क्योंकि सामान सस्ता होगा तो हम ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में कहता है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज करेगा, इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर हमारा प्राइस डिक्रीज किया तो हमारा डिमांड भी डिक्रीज करेगा। ये डिमांड और सप्लाई दोनों आप लोग पढ़ सकते हो, दोनों सिमिलर ही हैं।
एक जैसे ही आपके फैक्टर्स भी वही सारे हैं, फंक्शन भी वैसे ही हैं, लॉ, बस आपका रूल्स अपोजिट हो जाएगा। जैसे वहां डिमांड में मैंने बताया कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है। दोनों के न्यूमेरिकल से एक बार न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से देख लोगे, डिमांड के न्यूमेरिकल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल आने के बहुत चांसेस हैं। और इसका एक थ्योरी भी कि व्हाट डू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो आपको इसको भी ध्यान से पढ़ लेना है। अब हम लोग चल रहे हैं डायरेक्टली मार्केट की ओर कि सर मार्केट क्या होता है। तो मार्केट से भी एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपको लॉन्ग में, जैसे उसमें मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आपका परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेंगे। और अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप इसको मेरे प्रीवियस बिजनेस इकोनॉमिक्स के वीडियोस में भी इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने मार्केट की ओर। आइए, तो मेरे होनहार बच्चों, हम लोग पहुंच चुके हैं माइक्रो के लास्ट चैप्टर्स की ओर। बहुत जल्दी हम लोगों का माइक्रो खत्म होने वाला है। तो याद रखोगे, मार्केट में हम लोगों ने देख रखा है मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो याद रखें, आप तीनों का डेफिनेशन पढ़ लें, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। मोनोपोली एकाधिकार, मतलब एक सिंगल सेलर। मोनो मतलब होता है सिंगल, पॉली मतलब होता है सेलर। जब एक बेचने वाला हो पूरे मार्केट में तो उसको हम लोग मोनोपोली का नाम देते हैं। उसमें प्राइस डिटर्मिनेशन का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, पूर्ण प्रतियोगिता, जब बहुत सारे बेचने वाले हो, सिमिलर प्रोडक्ट बेचने वाले हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। समझ में आ गया, यहां सिंगल बेचने वाला, यहां बहुत सारे लोग बेचने वाले। अब आता है एकाधिकारी प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सर इसमें मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है, ये कैसा सिचुएशन है? तो याद रखोगे, एक ऐसा सिचुएशन जहां मोनोपोली भी हो और जहां हम लोगों का कंपटीशन भी हो। सर कैसे? तो याद रखोगे, अगर हम कोई हेल्दी ड्रिंक्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉर्लिक्स बेच रहा हूं, तो मैं इस मार्केट में हॉर्लिक्स बेचने वाला यहां पर कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही हॉर्लिक्स बेचता हूं। तो ये मोनोपोली का एग्जांपल है कि यहां पर कोई भी नहीं बेच रहा। लेकिन अगर यहां पर हॉर्लिक्स ना बेचकर सारे लोग कुछ बॉर्नवीटा बेच रहे हैं, कुछ कॉम्प्लान बेच रहे हैं, कुछ अदर डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उनसे हमारा कहीं ना कहीं कंपटीशन भी है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां मोनोपोली भी है और जहां कंपटीशन भी है। तो इसका आप लोग सारा का सारा डेफिनेशन पढ़ सकते हो। और अगर इसको आपको डिटेल में समझना है तो आप इसको पीछे वाले वीडियो में जो मैंने बताया था बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं बता दूं, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनो प्लस पॉली, मतलब सिंगल सेलर। अगर एक बेचने वाला हो तो उसको हम लोग मोनोपोली का नाम देंगे। परफेक्ट कंपटीशन, जहां बहुत सारे बेचने वाले हो, मतलब सेलर ज्यादा हैं, बायर्स कम हैं, मैनी सेलर्स। ठीक, और यहां पर सेलर्स भी हैं और बायर्स भी हैं, तो यहां पर क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। तो ये हम लोगों का मार्केट में आपको पढ़ लेना है और इसके ग्राफ को कॉपी कर लेने हैं। तो आप इसके ग्राफ को कॉपी कर लो। तो मेरे होनहार बच्चों, हम लोगों ने खत्म कर लिया पूरा का पूरा माइक्रो इन वन शॉट। याद रखोगे, एक बार में हमने पूरा का पूरा माइक्रो रिवाइज कर लिया। अब इसको आपको अगर थोड़ी बहुत और नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियोस को और रिवाइंड करके देख सकते हो। माइक्रो का पूरा निचोड़ आप लोगों को मैंने एक बार में बता दिया। ठीक है, बात आ गई समझ में। और जिस जिस टॉपिक को मैंने बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा हैं, तो इससे आपका बहुत ही कवर अप हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको कमेंट में बता सकते हो, ताकि हम अपना नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द अपलोड करवा पाए मैक्रो इकोनॉमिक्स का। वो भी हमारा वन शॉट में होगा, जिसमें मैं बताऊंगा मैक्रो के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें फिर मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। मैं उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों के दोनों बता दूंगा कि आप ये क्वेश्चंस कर लो, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। समझ में आ गई बात? तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पूरा का पूरा मैक्रो कवर करवा दूंगा, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद, बाय।